जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का चैंप डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे लेकर आ चुके हैं फिजिक्स के तेजस सीरीज का पार्ट नंबर 4, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होता है जब परिपथ। तो हमने मान लिया कि ये एक परिपथ है, परिपथ में ये प्रतिरोध लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ये प्रतिरोध लगा हुआ है और इसमें ये क्या है, ये एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये और एक परिपथ, इसमें प्रतिरोध क्या है, आर है, ठीक है। और हमने क्या किया कि एक परिपथ और बना लिया, इसमें प्रेरकत्व लगा हुआ है, प्रेरकत्व ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, प्रेरक कहते हैं। इसमें भी बैटरी लगा दी हमने एक, ठीक है, ये बैटरी लगी हुई, ठीक है। और एक हमने क्या किया है, एक परिपथ हमने बना लिया, उसमें हमने क्या लिखा, उसमें क्या लगा दिया, उसमें हमने कैपेसिटर लगा दिया, संधारित्र लगा दिया, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये तो ये क्या है, प्रेरकत्व एल है, ये प्रतिरोध यहाँ पे आर लगा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे धारिता सी है, ठीक है। तो जब परिपथ में प्रतिरोध लगा होता है तो इसमें जो धारा और वोल्टेज के बीच जो कलांतर होता है वो 0 डिग्री का होता है, ठीक है। और जब प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व जब लगा होता है, तो प्रेरकत्व जब लगा होता है तो धारा और वोल्टेज जो होता है उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो धारा से जो होता है पाई/2 के कलांतर यानी 90 डिग्री के कलांतर से आगे होता है, ठीक है। और जब कैपेसिटर यानी संधारित्र लगा होता है तो संधारित्र में जो धारा होती है वो वोल्टेज से पाई/2 से आगे होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिरोध वाले में क्या होता है, कलांतर 0 डिग्री होता है धारा और वोल्टेज के बीच में, ठीक है। और जब हम प्रेरकत्व लगा देते हैं तो प्रेरकत्व में क्या होता है कि विभवांतर जो होता है धारा से पाई/2 यानी 90 डिग्री के कलांतर से आगे होता है, ठीक है। और जब परिपथ में संधारित्र लगा होता है तो जो धारा होती है वो वोल्टेज से पाई/2 यानी 90 डिग्री के कलांतर से आगे होती है। इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज आगे होता है, इसमें क्या होता है, इसमें धारा आगे होती है, और इसमें दोनों के बीच कलांतर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो शक्ति गुणांक हमसे पूछा, शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, R/Z होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम यहाँ पे अगर हम पाई/2 रखेंगे, जब प्रेरकत्व लगा पाई/2 रखेंगे तो कॉस पाई/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, जो शक्ति गुणांक वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम धारिता वाला ये लेते हैं तो ये मिलेंगे तभी कॉस फाई, जब कॉस फाई का पाई/90 इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो कॉस की जगह पर कॉस फाई में फाई बराबर 0 रखेंगे, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रखेंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस फाई में नहीं, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो होता है कि जब हम परिपथ में केवल प्रतिरोध लगाते हैं, जब हम परिपथ में केवल प्रतिरोध लगाते हैं तो जो पावर कंजप्शन होता है, परिपथ में केवल प्रतिरोध लगाते हैं, जो पावर कंजप्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कलांतर पाई/2 होता है, पाई/2 यानी कॉस पाई/2 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो मतलब कि क्या शक्ति गुणांक 0 हो जाएगा। और इसमें भी क्या होता है, कलांतर पाई/2 होता है, पाई/2 यानी 90 डिग्री, कॉस 90 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। और इसमें धारा और वोल्टेज के बीच का अंतर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री का मतलब कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब केवल प्रतिरोध लगा हो, जब केवल प्रतिरोध लगा होता है तो जो शक्ति गुणांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि संलयन अभिक्रिया के लिए क्या उपयुक्त है। तो संलयन अभिक्रिया होती है, संलयन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन यानी कलेक्शन। संलयन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन यानी कि कलेक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो हल्के नाभिक होते हैं, जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं वो मिलकर कंबाइन होकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। इसका मतलब इसके लिए क्या उपयुक्त है, हल्का नाभिक, यानी हल्के नाभिक जो होते हैं मिलके एक भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट कहता है किसी पिंड के प्रारंभिक वेग u का मान बढ़ा देने पर पिंड के उड्डयन काल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है, T = 2u साइन थीटा T = क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, g,
ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे किसी पिंड के प्रारंभिक वेग u का मान बढ़ा देने पर, ठीक है, प्रारंभिक वेग u यानी कि t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है u के है। देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू u, ठीक है, ये हमारा रिलेशन निकल आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम u का मान बढ़ा देंगे, यानी कि u का मान बढ़ा देंगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या है t का मान भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम वेग बढ़ा देंगे तो इसमें कह रहा है उड्डयन काल पर क्या उड्डयन काल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब किसी चुंबक को किसी कुंडली की ओर लाया जाता है तो प्रेरित विद्युतवाहक बल निर्भर नहीं करता है। जब भी हम किसी कुंडली को या जब भी किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लाया जाता है, जब भी कोई चुंबक या चुंबक की कुंडली को पास लाया जाता है, चुंबक के पास लाया जाता है, तो उसमें एक विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है। या तो उसको पास लाया जाए या दूर लाया जाए या दूर ले जाया जाए तो उसमें एक विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है, जिसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू बी वी एल साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। तो अब देखो इसमें ई क्या है, ये विद्युतवाहक बल है, बी क्या है विद्युत क्षेत्र है, वी क्या है वेग है, ठीक है, और एल क्या है, एल लंबाई है चुंबक की, और थीटा क्या है एंगल है, ठीक, साइन थीटा। तो इसमें कह रहा है, और जब कभी हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं साथ में इसमें क्या आ जाता है, साथ में इसमें एन भी आ जाता है, ठीक है। तो चुंबक की गति पे देखो, चुंबक की गति पे डिपेंड करता है कि वेग है, ठीक है, इज इक्वल टू चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर डिपेंड करता है, देखो क्योंकि यहाँ पे बी है इस पर भी डिपेंड करेगा। कुंडली में फेरों की संख्या पर, क्योंकि फेरों की संख्या होती है क्या लगा देते हैं एन लगा देते हैं, यानी कि इस पर भी डिपेंड करेगा। कुंडली के प्रतिरोध पे, कुंडली का प्रतिरोध, इसका यहाँ कुंडली के प्रतिरोध का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है पूरे फॉर्मूले में, तो इसका मतलब कुंडली के प्रतिरोध पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि किस पर डिपेंड नहीं करता है, कुंडली के प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है। प्लांक नियतांक की जो विमा होती है, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है जूल सेकेंड, ठीक है, जूल और सेकेंड, ठीक है। तो जूल का मात्रक क्या होता है, जूल मतलब क्या क्या का मतलब होता है, जूल मतलब ऊर्जा यानी कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ठीक है, ये होता है। और साथ में क्या है सेकेंड, सेकेंड का क्या हो जाता है टी हो जाता है, ठीक है, साथ में सेकेंड का क्या, सेकेंड का हो जाएगा टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो एम, ठीक है, यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे प्लस का, इस वाले में क्या है प्लस का 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा टी की पावर -1 बचेगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, ठीक है। प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है याद रखना मेरा जूल सेकंड, जूल इंटू सेकंड होता है, जूल सेकंड, ठीक है। जूल काहे का मात्रक होता है, कार्य का या ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। तो कार्य का जो जूल की जो विमा होती है वो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होती है, ठीक है। और साथ में सेकंड यानी समय की विमा क्या होती है टी होती है, ठीक है। तो एम हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एम हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर -2 है, यहाँ पर टी की पावर 1 है, तो दोनों जब घट जाएंगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट प्रकार सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की गति ऊर्जा शून्य होती है। तो हमने आपको पिछले वीडियोस में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये माना कि कोई पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है और ये ऐसे ऐसे गति करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे गति करता है, ये आपको पता है, ठीक है। ये हमने कब बताया था, ये क्या होता है, ये अधिकतम स्थिति होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये माध्य स्थिति होती है, माध्य मतलब मीन पोजीशन होती है, ठीक है। ये माध्य स्थिति होती है और ये अधिकतम स्थिति यानी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो हमने आपको एक दिन कॉन्सेप्ट बताया था कि जब ये पेंडुलम जो है ये पेंडुलम जब यहाँ से जब ऊपर यहाँ जाता है, तो जब ऊपर जाता है तो इस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, जो इसको नीचे की ओर खींचता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे जाता है तो इसका क्या हो जाता है, यहाँ तक आते आते मान लो यहाँ तक जा रहा है केवल ये, तो यहाँ तक जाएगा तो इसका यहाँ पे क्या हो जाता है वेग 0। जहाँ पे वेग 0 होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्थिति जो ऊर्जा होती है, इसी ऊर्जा का मतलब पी होता है, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, स्थिति ऊर्जा को। और जब यहाँ नीचे इसको खींचता है, जब ये नीचे इसको खींचता है तो तेज़ी से नीचे आता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो मीन पोजीशन रहती है यहाँ पे वेग क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जो वेग ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होती है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वी ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे वी क्या होता है ज़्यादा होता है, और यहाँ पे वी क्या होता है, यहाँ पे ऊपर क्या होता है वी क्या होता है 0 होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है सरल आवर्त गति करते हुए
पिंड की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो हमने आपको बताया कि जहाँ पे वेग जीरो हो जाता है वहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो जब यहाँ तक जाते जाते इसका वेग क्या हो जाता है, यहाँ तक आते आते वेग जीरो, तभी तो नीचे जाता है। तो जहाँ पे वेग जीरो हो जाता है, वेग जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे जहाँ पे वेग जीरो हो जाता है वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब यही पूछ लेता है कि गतिज ऊर्जा मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, जहाँ पे वेग ज़्यादा होता है। वेग ज़्यादा होता है तो मतलब कहाँ पे, माध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन पे होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पे शून्य होती है, तो यहाँ पे अधिकतम विस्थापन एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो प्रेरकत्व का एक सूत्र होता है ई यानी कि क्या होता है, विद्युत वाहक बल। ई इज इक्वल टू क्या होता है, एल यानी प्रेरकत्व होता है, ठीक है। और क्या होता है, एल और डी आई अपॉन में टी टी होता है, ठीक है, ये होता है। तो अब हमसे यहाँ पे क्या प्रेरकत्व की पूछ रहा है। तो प्रेरकत्व मतलब कि इसको यहाँ पे हम रख लेंगे इधर, एल इज इक्वल टू इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई, और ये क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा डी आई, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो मात्रक इसका ई का मात्रक क्या था, वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो वोल्ट हमको तीनों में दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद में डी टी मतलब सेकेंड केवल इस वाले पे दिया है, ठीक है। और अब सेकेंड केवल इस वाले पे दिया है, ठीक है। और जो नीचे आई है, आई मतलब धारा, तो धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर वोल्ट सेकेंड और बट्टे में क्या है, एम्पियर, ठीक है, प्रति एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्णतः अप्रत्याश संघट्ट में होते हैं। हमने आपको बताया था कि जब पूर्णतः अप्रत्याश यानी इनइलास्टिक कोलिजन होता है, तो जो दो पिंड होते हैं जब आपस में टकराते हैं, जब उनमें कोलिजन होता है तो आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक v वेग से जा रहा है और एक v1 वेग से जा रहा है, तो जब दोनों आपस में टकरा के चिपक जाएंगे तो उनका मास क्या होता है, मास क्या होता है ज़्यादा। जब दो पिंड आपस में जुड़ जाते हैं उनका मास ज़्यादा हो जाता है। तो जब मास ज़्यादा हो जाता है तो वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जब आप देखिए किसी हल्के पिंड को फेंकिए तो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, और किसी अगर भारी चीज़ को यानी कि बहुत बड़ा कोई पत्थर है आप उसको फेंकिए तो वो बहुत धीरे, ज़्यादा आप उसको ज़्यादा तेज नहीं फेंक पाएंगे। तो ये होता है। तो जब भी आप कोई अप्रत्याश संघट्ट होती है तो दो पिंड आपस में चिपक जाते हैं और वो साथ साथ चलने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, वेग क्या होता है, घट जाता है। वेग घट जाने का मतलब क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। और जब वो आपस में टकराते हैं तो उसमें एक आवाज़ होती है। जब कोई पिंड आपस में टकराते हैं, कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, तो उसमें क्या होता है, एक आवाज़ होती है। तो आवाज़ में भी एनर्जी जो होती है वो उसकी हानि होती है, एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का मास जुड़ जाते हैं तो मास बढ़ जाता है। तो जब मास बढ़ जाता है तो वेग कम हो जाता है, और जब वो टकराते हैं तो उनमें आवाज़ होती है, उसमें भी ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, लेकिन मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम जो संवेग होता है वो जो है नहीं बदलता, क्योंकि वो जिस दिशा में जा रहे होते हैं, जैसे मान लो एक पिंड ये जा रहा है, ये v वेग से जा रहा है, और एक ये क्या है, ये जा रहा है, ये v1 वेग से जा रहा है। तो जब ये इधर जा रहा है तो दोनों आके इधर चिपक जाएंगे, तो मोमेंटम की दिशा तो एक ही है ना, दोनों इधर ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। इसका मतलब थोड़ी ना कि टकरा के इधर आ जाएंगे, नहीं, इधर ही जाएंगे। ये इसमें टकराएंगे तो ये आपस में क्या हो जाता है, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो दिशा एक ही होगी, तो इसलिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, संवेग संरक्षित रहता है, मतलब कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं होती है। संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा 3 समान संधारित्र C वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में, उसके बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। हमने क्या किया, C को सबसे पहले क्या किया, C हमने निकाल लिया, मान लो C1 निकाल लिया, ठीक है। और तीन संधारित्र हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो C प्लस C ऐसे जुड़ेगा ना, तो C1 C2 C3 ऐसे जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है तो 3C हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और, जब यहाँ पे C2 निकालेंगे, जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, ठीक है। तो 1/C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/C, ठीक है। तो C2 इज इक्वल टू क्या निकल आएगा यहाँ से, जब इसका ऐसे गुणा करा दो तो C2 इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो जब ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा C/3, ठीक है। ये यहाँ पे ये निकल आएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं, इधर तो क्लियर कर देते हैं।
अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे रेशियो पूछ रहा है। रेशियो पूछने का मतलब क्या है, तो हमारा पहले सबसे पहले हमने समांतर क्रम हमारा क्या निकला था 3C। ठीक है, समांतर क्रम क्या निकला था 3C। और जब हमने श्रेणी क्रम निकाला था, तो जब श्रेणी क्रम निकाला था हमारा क्या निकला था C/3 निकला था। ठीक है, तो ये इससे C कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 9/1, 9:1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं द्रव में साबुन मिलाने से स्पर्श कोण। जब भी किसी द्रव में यानी किसी पानी में हम साबुन मिला लेते हैं तो उसका स्पर्श कोण क्या होता है, स्पर्श कोण हमेशा घट जाता है, जिससे जो हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, अच्छे से साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है एयरफोर्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्यास्थता में पायसन अनुपात होता है। ये पिछली बार भी कई शिफ्ट में रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थता में पायसन निष्पत्ति या पायसन अनुपात होता है, तो इसका जो आंसर होता है वो बी, -1 से 1/2 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -1 से 1/2, इसको हमेशा याद रखना, -1 से 1/2 के बीच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा ई है, न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में गति ऊर्जा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये हमने क्या किया, पेंडुलम बना लिया, ये ऐसे ऐसे गति करता है, हमने आपको बता दिया है। ये क्या होती है, माध्य स्थिति होती है, और ये क्या होती है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति होती है। ठीक है, यहाँ पे वेग क्या होता है, यहाँ पे वेग 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है वेग, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि स्थितिज ऊर्जा होती है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में, न्यूनतम विस्थापन क्या है, न्यूनतम विस्थापन यहाँ पे है, ये मीन पोजीशन, ये अधिकतम विस्थापन होता है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ये अधिकतम विस्थापन होता है, और ये क्या होता है, न्यूनतम विस्थापन होता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो हमको पता है जब न्यूनतम स्थिति में आते हैं तो यहाँ पे वेग क्या होता है, यहाँ पे वेग मैक्सिमम होता है, और जहाँ पे वेग मैक्सिमम होता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता कि न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, मैक्सिमम यानी कि के होती है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है न्यूनतम स्थिति में, 0 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तुलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स, नेवी और इंडिया तीनों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आवृत्ति क्या होती है, एलसी परिपथ दोलन की आवृत्ति क्या होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2π√LC, ये सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करता है, देखिए आप ऑप्शन के साथ कैसे खेलता है, ऑप्शन साथ देखो कैसे खेलता है। तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 1/2π√LC, अपॉन में LC होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सी का वह मान क्या होगा जिसके लिए दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत है। तो जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, A.B इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो A.B निकाल लेंगे। A.B निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे सगुड़ा करा देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद में न दूनी 18 प्लस का 18। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का 4 है, माइनस का C है, तो 4 और इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 4C, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 18 10 कितने 28 होता है, तो 4C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 18 10 28, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का 28। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो 4 सते 28, तो C बराबर क्या हो जाएगा, -7, क्या हो जाएगा, -7। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा -7। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन फिनिश होते हुए चलिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइब करें, तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल चैम्प डिफेंस एकेडमी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।